वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 33 तक करवाए जाएंगे और इस वीडियो में आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो अब है लेसन नंबर 23 जो पहला लेसन है इस वीडियो का। इसमें सबसे पहले है एक कोटेशन, वेदर इट्स ब्रोक और नॉट फिक्स इट, यानी कि चाहे टूटा हो या नहीं टूटा हो इसको फिक्स किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, एक तरह से मेक इट बेटर, बेटर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बट दी होल कंपनी इफ़ नेसेसरी, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट को ही बेहतर ना बनाया जाए बल्कि पूरी की पूरी कंपनी को बेहतर बनाया जाए अगर ज़रूरत हो तो। और ये कोटेशन जो है ये है विल सेपोरिटो की। तो अब है इसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस। अब जो स्ट्रेटजी एनालिसिस और चॉइस होती है इसमें जो है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है सब्जेक्टिव डिसीशंस जो है उनको करना बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे, उनकी उसकी बुनियाद पे, यानी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। सो नेचर जो होती है स्ट्रेटजी एनालिसिस और चॉइस की, इसमें सबसे पहले इस्टेब्लिश किए जाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और फिर जनरेट की जाती है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, क्योंकि किसी भी एक स्ट्रेटजी पे एग्री होना अच्छा नहीं होता। इसी वजह से अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ जनरेट की जाती हैं, यानी मुतबादिल। उसके बाद फिर सेलेक्ट की जाती है स्ट्रेटजीज़ परस्यू करने के लिए, और ये जो है बेस्ट अल्टरनेटिव है अचीव करने के लिए मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को। सो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ड्राइव कहाँ से होती है? वो विजन से होती है, मिशन से होती है, ऑब्जेक्टिव से होती है, जो मकासद होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट से होती है, इंटरनल ऑडिट से होती है, जो पास्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज, जो पहले माजी में जो पास्ट जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज गुजरी होती हैं उनसे भी। सो पार्टिसिपेशन इन जनरेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी शुड बी ब्रॉड। जो पार्टिसिपेशन होती है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ को जनरेट करने के लिए वो ब्रॉड होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए। सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क में 3 स्टेज हैं। पहला है इनपुट स्टेज, फिर दूसरा मैचिंग और फिर तीसरा डिसीजन स्टेज होता है। तो इनपुट स्टेज में जो मैट्रिक्स होते हैं शामिल वो हैं इंटरनल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स, एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन मैट्रिक्स और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। अब ये सब क्या है, इनकी डिटेल आगे आती जाएगी। तो इनपुट स्टेज में क्या होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक इनपुट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है मैचिंग के लिए और डिसीजन स्टेज के लिए। और इसमें स्ट्रेटजिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है सब्जेक्टिव्स हो जाए, और यानी कि ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन की बेस पे सब्जेक्टिव डिसीजन वो लें। और इसके अलावा अच्छी जो इंट्यूटिव जजमेंट होती है वो हमेशा ज़रूरत पड़ती है उसकी। इंट्यूटिव से मुराद ये कि गट फीलिंग, यानी कि इंट्यूटिव जजमेंट। सो दूसरा जो है स्टेज वो है मैचिंग स्टेज। अब मैचिंग स्टेज में जो है वो टाउस मैट्रिक्स है, स्पेस मैट्रिक्स है, BCG मैट्रिक्स है और IE मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है। इनकी भी डिटेल आगे आ जाएगी। सो मैचिंग स्टेज में क्या होता है, मैच की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं और उसके अलावा जो स्किल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो ये दो चीज़ें हो गई इंटरनल। और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क होते हैं क्रिएटेड बाय दी एक्सटर्नल फैक्टर, उनका एक मैच बनाया जाता है। तो अब ये मैच की एक कुछ एग्जांपल आपको दिखाई जा रही हैं कि मैचिंग करना की फैक्टर्स टू फॉर्मुलेट दी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। इसमें कुछ की इंटरनल फैक्टर्स हैं और की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके बाद फिर एक रिजल्टेंट स्ट्रेटजी बनती है। तो जो पहला है उसमें एक्सेस वर्किंग कैपेसिटी है, यानी कि तो ये एक स्ट्रेंथ है। अब इसमें जब ऐड करेंगे 20% एनुअल ग्रोथ इन दी सेल फोन इंडस्ट्री, अब ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेटजी बन रही है वो ये बन रही है कि एक्वायर की जाए सेल फोन इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद दूसरा है फिर इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, कमी है, यानी कि कैपेसिटी के अंदर ये एक वीकनेस है क्योंकि कमी है इस वजह से। तो और इसके अंदर की एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, वो है एग्जिट ऑफ 2 मेजर फॉरेन कॉम्पिटिटर फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब 2 जो मेजर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने वो जा चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं इंडस्ट्री से, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट स्ट्रेटजी आएगी वो आएगी कि परस्यू करना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को परस्यू किया जाएगा किस तरीके से, बाय करते हुए कॉम्पिटिशन्स फैसिलिटीज़ को। फिर है हमारे पास तीसरी, वो है स्ट्रॉन्ग R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलप का जो डिपार्टमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक स्ट्रेंथ है। और एक्सटर्नल फैक्टर जो आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ यूथ एडल्ट्स। जो यूथ एडल्ट्स हैं उनके जो
नंबर है उनकी तादाद में कमी आ रही है, एक थ्रेट है, ख़तरा है। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेटजी बनेगी वो बनेगी डेवलप की जाए नई प्रोडक्ट फॉर ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि जो यंगर एडल्ट्स हैं उनकी तो तादाद में कमी आ रही है, इसलिए ओल्डर एडल्ट्स के लिए नई प्रोडक्ट बनाई जाएगी। फिर चौथा है हमारे पास पुअर एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल जो है वो पुअर है, तो जाहिर बात है ये जो है एक वीकनेस हो गई। और की एक्सटर्नल फैक्टर ये कि स्ट्रॉन्ग यूनियन एक्टिविटी है, ये थ्रेट है। तो जो रिजल्टेंट जो स्ट्रेटजी आएगी वो आएगी डेवलप किया जाए न्यू एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज को। तो जो तीसरी जो स्टेज होती है डिसीजन स्टेज की, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, QSPM। अब इसकी भी डिटेल आगे आ जाएगी। अब है लेक्चर नंबर 24। इसमें सबसे पहले है मैचिंग स्टेज। तो मैचिंग स्टेज के अंदर आता है टाउस मैट्रिक्स। आपने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ये एक तरह से उसकी उलट है। इसमें सबसे पहले थ्रेट है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर वीकनेसेस है और फिर स्ट्रेंथ है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई हुई है, इन्होंने वीकनेस को सबसे आखिर में जो है वो लिख दिया, जबकि सबसे आखिर में स्ट्रेंथ है। तो जो टाउस एंड मैट्रिक्स होता है, इसके ज़रिए 4 स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती है। पहली स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ की, दूसरी होती है वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ की, तीसरी होती है स्ट्रेंथ्स और थ्रेट की, चौथी होती है वीकनेसेस और थ्रेट्स की। तो जो पहली स्ट्रेटजी वो है SO यानी कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की। इसमें क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो है फर्म की यूज़ की जाती है ताकि एडवांटेज लिया जा सके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ का। जो बैरूनी जो बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका एडवांटेज लिया जा सके, उसके लिए जो है वो यूज़ की जाती है क्या, इंटरनल स्ट्रेंथ, फर्म की इंटरनल जो अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है वो। फिर दूसरी स्ट्रेटजी है वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है कि इम्प्रूव की जाती है इंटरनल वीकनेसेस, जो भी अंदर की वीकनेसेस होती हैं फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनको इम्प्रूव किया जाता है। किस तरीके से, एडवांटेज लेते हुए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ का। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है एक्सटर्नल, उसका एडवांटेज लिया जाता है ताकि इंटरनल वीकनेसेस को इम्प्रूव किया जा सके। फिर आता है ST यानी कि स्ट्रेंथ और थ्रेट। तो इसमें क्या होता है कि फ़र्म की जो स्ट्रेंथ होती है उसको यूज़ किया जाता है अवॉइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए जो इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नल थ्रेट के। जो बैरूनी जो भी ख़तरात होते हैं उनको, उनसे बचने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए जो है फ़र्म की जो स्ट्रेंथ होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जो लास्ट में है वो है WT का मतलब है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और थ्रेट स्ट्रेटजीज़। इसमें क्या होता है कि डिफेंसिव टैक्टिक्स होते हैं एम्ड एट रिड्यूसिंग इंटरनल वीकनेसेस, जिसमें डिफेंसिव मूड में एक तरह से जैसा इंसान आता है, तो इसी तरह डिफेंसिव टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके इंटरनल जो वीकनेसेस हैं वो, और अवॉइड किया जा सके, बचा जा सके जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो बाहर से जो भी थ्रेट आ रहे हैं। सो स्टेप्स इन डेवलपिंग द टाउस मैट्रिक्स। अब जो टाउस मैट्रिक्स बनाया जाता है तो उसके अंदर जो स्टेप्स आते हैं वो क्या हैं। लिस्ट बनाई जाती है जो की फर्म के जो की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनकी, जितनी भी की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बाहर से उनकी। उसके अलावा लिस्ट बनाई जाती है फर्म की एक्सटर्नल थ्रेट्स की, जो बाहर से थ्रेट्स आ रहे हैं उनकी। और फिर लिस्ट बनाई जाती है फर्म की इंटरनल स्ट्रेंथ की, जो अंदरूनी स्ट्रेंथ है फर्म की, उनकी जो है वो लिस्ट बनाई जाती है। और फर्म की जो भी की इंटरनल वीकनेसेस हैं उनकी भी लिस्ट बनाई जाती है। सो उसके बाद क्या होता है कि मैच किया जाता है इंटरनल स्ट्रेंथ को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जो भी अंदरूनी स्ट्रेंथ है उनका एक मैच बना लिया जाता है एक्सटर्नल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, बाहर से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, एंड रिकॉर्ड द रिजल्टेंट SO स्ट्रेटजी। और रिकॉर्ड किया जाता है जो भी रिजल्टेंट होता है, नतीजन जो निकलती है SO स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी। उसके बाद मैच की जाती हैं इंटरनल वीकनेसेस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ, और फिर रिकॉर्ड किया जाता है रिजल्टेंट WO स्ट्रेटजी यानी कि वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रेटजी को। जो भी इंटरनल वीकनेस होगी उसको मैच किया जाएगा एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ, जो बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो। उसके बाद आता है फिर मैच दी इंटरनल स्ट्रेंथ, जो अंदरूनी स्ट्रेंथ है फर्म की, उसको एक्सटर्नल थ्रेट्स के साथ, जो बैरूनी जो भी ख़तरात हैं उनके साथ। और रिकॉर्ड की जाती है रिजल्टेंट ST स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेंथ और थ्रेट स्ट्रेटजी। फिर जो आखिरी में होता है वो होता है कि मैच किया जाता है इंटरनल जो भी वीकनेसेस होती हैं, अंदरूनी जो भी वीकनेसेस होती हैं
उनको एक्सटर्नल थ्रेट्स के साथ और रिकॉर्ड की जाती है रिजल्टेंट WT स्ट्रेटेजी यानी कि वीकनेसेस थ्रेट स्ट्रेटेजी। अब आपके सामने ये टाउस मैट्रिक्स मौजूद है, इसमें जो है वो यहाँ एक्स एक्सिस में स्ट्रेंथ्स है, लिस्ट स्ट्रेंथ्स, उसके अलावा वीकनेसेस भी एक्स एक्सिस में है, लिस्ट वीकनेसेस। इसके अलावा वाई एक्सिस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिस्ट अपॉर्चुनिटीज़, और थ्रेड्स भी जो है वो वाई एक्सिस में है, लिस्ट थ्रेड। तो जो पहली स्ट्रेटजी बनती है वो बनती है SO की, यानी स्ट्रेंथ की और अपॉर्चुनिटी की। इसमें जो है वो स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाता है ताकि एडवांटेज लिया जा सके अपॉर्चुनिटीज़ का। जो भी बैरूनी जो बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका एडवांटेज लिया जाता है स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए। उसके बाद है फिर वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि WO स्ट्रेटजीज़। इसमें क्या किया जाता है कि ओवरकम किया जाता है वीकनेसेस को। किस तरीके से? एडवांटेज लेते हुए अपॉर्चुनिटीज़ का, बाहर से जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका एडवांटेज लेते हुए जो वीकनेसेस इंटरनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ओवरकम किया जाता है। फिर है हमारे पास ST स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेंथ और थ्रेट्स वाली स्ट्रेटजी। इसमें स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाता है ताकि अवॉइड किया जा सके थ्रेट्स को, यानी कि स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए थ्रेट्स से बचा जाता है। और फिर आखिर में आती है वीकनेसेस एंड थ्रेट्स स्ट्रेटजीज़। इसमें क्या किया जाता है? मिनिमाइज़ किया जाता है अपनी वीकनेसेस को, जो भी फर्म की वीकनेसेस होती हैं उनको, और अवॉइड किया जाता है थ्रेट्स को, यानी कि थ्रेट्स से बचा जाता है। अब है लेक्चर नंबर 25 और 26। तो इसके अंदर है मैचिंग स्टेज का स्पेस मैट्रिक्स। तो स्पेस मैट्रिक्स जो है ये है क्या? ये जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी 4 हिस्से होते हैं इसके। और इससे क्या होता है? डिटरमाइन की जाती है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, यानी कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो फर्म को परस्यू करनी चाहिए। अब 4 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं: एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव या कॉम्पिटिटिव। और इसके अंदर 2 इंटरनल डायमेंशन है और 2 एक्सटर्नल होते हैं। जो इंटरनल डायमेंशंस होते हैं तो वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जिसको FS से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसको CS है। उसके अलावा 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है यानी ES, और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ है जो कि है IS। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है उसको डिटरमाइन करते हैं इन चारों चीज़ों से: फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, FS से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, CS से, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी से, ES से, और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ यानी IS से। तो वेरिएबल्स को अब स्पेस मैट्रिक्स जब बनाया जाएगा, सबसे पहले वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया जाएगा डिफाइन करने के लिए: फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्ट्रेंथ। उसके बाद फिर नंबर असाइन कर दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल रैंकिंग असाइन की जाएगी +1 से लेकर +6 तक। सब +1 जो है वो वर्स्ट होगी और +6 जो है वो बेस्ट होगी। लेकिन ये जो रैंकिंग की जाएगी ये की जाएगी FS के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए। उसके अलावा -1 से -6 तक की भी रैंकिंग असाइन की जाएगी। -1 बेस्ट होगा और -6 जो है वो वर्स्ट होगा। वो की जाएगी ES के लिए और CA के लिए, यानी कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। और कंप्यूट किया जाएगा जो एवरेज स्कोर है इन चारों के लिए: FS, CA, ES और IS के लिए। फिर जो है क्या किया जाएगा? प्लॉट किया जाएगा जो एवरेज स्कोर होगा उसको मैट्रिक्स के ऊपर, और ऐड किया जाएगा जो 2 स्कोर आएंगे एक्स एक्सिस के भी 2 स्कोर आएंगे, तो उन दोनों को ऐड करके प्लॉट कर दिया जाएगा पॉइंट्स को एक्स के ऊपर। और इसी तरह से ऐड किया जाएगा जो स्कोर होगा वाई एक्सिस का, और उसको प्लॉट किया जाएगा वाई। और इसके अलावा प्लॉट किया जाएगा इंटरसेक्शन जो है वो न्यू XY पॉइंट का, और ड्रॉ किया जाएगा एक डायरेक्शनल वेक्टर ओरिजिन से, जो दरमियान में इसका ओरिजिन है वहाँ से थ्रू न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट तक। अब स्पेस फैक्टर में इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में: रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर; लेवरेज है, जो पैसा लगाया जाता है लैंड किया हुआ ताकि फ्यूचर की जो भी वो जनरेट की जाए इनकम वगैरह; और उसके अलावा लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल, ये भी लिक्विडिटी को शो करता है। उसके अलावा कैश फ्लो है, ईज़ ऑफ एग्जिट फ्रॉम मार्केट, यानी कि मार्केट से निकलने की
आसानी होना, उसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। और फिर जो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसमें एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, जो चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है यानी महंगाई की शरह, और फिर जो है डिमांड वेरिएबिलिटी है, जो वेरी करती है डिमांड, उसमें जो चेंजेस आती हैं, प्राइस रेंज है, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स का बैरियर है एंट्री का, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उसके बाद है फिर इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में मार्केट का शेयर है, जो मार्केट का शेयर होता है कितने परसेंट शेयर है। उसके अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, कस्टमर लॉयल्टी है कि कस्टमर कितना लॉयल होता है, वफादार एक तरह से जिसे कहते हैं। और कॉम्पिटिशन्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और टेक्नोलॉजिकल की नो हाउ है, कंट्रोल है ओवर सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल होना। फिर है एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में इंडस्ट्री स्ट्रेंथ, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, गुंजाइश यानी ग्रोथ की, प्रॉफिट पोटेंशियल है, प्रॉफिट की गुंजाइश होना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, कैपिटल इंटेंसिफाई है यानी इंटेंसिटी जिससे हम कह लें कि कैपिटल कितना लगाया गया है बाकी चीज़ों के मुकाबले में। उसके अलावा ईज़ ऑफ एंट्री फ्रो इनटू मार्केट है, और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अभी आपके सामने जो है वो ये मैट्रिक्स मौजूद है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है। पहले के अंदर एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, दूसरे में कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है, तीसरे में डिफेंसिव है, और चौथे में कॉम्पिटिटिव है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अब इसमें जो है वो डायरेक्शनल वेक्टर जिस तरफ भी होगा वो स्ट्रेटजी फर्म को परस्यू करनी चाहिए। अगर डायरेक्शनल वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ होगा तो एग्रेसिव, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ होगा तो कंजर्वेटिव, थर्ड की तरफ होगा तो डिफेंसिव, और फोर्थ की तरफ होगा तो कॉम्पिटिटिव। नंबर 27 और 28, इसमें सबसे पहले है BCG मैट्रिक्स यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आपने मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बेसिक कोर्सेज में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे इसकी आप कुछ डिटेल पढ़ेंगे। सो ये मैट्रिक्स करता क्या है, ये एनहेंस करता है जो भी मल्टी डिविजनल फर्म्स होती हैं, यानी ऐसी फर्म्स जिसके कई सारे डिविजन्स होते हैं। तो उन जो मल्टी डिविजनल फर्म्स होती हैं, जो उनकी एफर्ट्स होती हैं उसको इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, किस लिए, स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करने के लिए। ऑटोनोमस डिविजन्स होते हैं या प्रॉफिट सेंटर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो को, यानी फॉर्म करते हैं वो बिजनेस पोर्टफोलियो। और फर्म डिविजन्स जो है वो कॉम्पीट कर सकते हैं, करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो फिर क्या होता है कि जब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉम्पीट कर रहे होते हैं फर्म के डिविजन्स, तो उनको जो है वो सेपरेट स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं। अब ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स है, ये ग्राफिकली तौर पे पोर्ट्रे करता है, यानी कि ग्राफिकली तौर पे एक वजाहत करता है जो भी डिफरेंसेस होते हैं डिविजन्स के दरमियान। फोकस करता है मार्केट शेयर पोजीशन पे और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। अब अगर आपने ये मैट्रिक्स पहले पढ़ा हो और गौर किया हो तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मार्केट का शेयर पोजीशन है और दूसरा है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सो मैनेज बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू, इसके ज़रिए क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है बिजनेस पोर्टफोलियो को रिलेटिव मार्केट शेयर के ज़रिए, रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन के ज़रिए और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट के ज़रिए। सो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन क्या है, ये जो है रेशियो है डिविजन्स का अपना जो है मार्केट शेयर का किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टू द मार्केट शेयर। और ये रेशियो जो है वो किससे होगा, एक्चुअली जो रेशियो बनेगा वो किन के दरमियान बनेगा। एक तरफ तो रेशियो आ गया जो है वो डिविजन्स का ऑन मार्केट शेयर के एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और दूसरी तरफ होगा मार्केट शेयर जो सबसे बड़ी जो राइवल फर्म होगी, कॉम्पिटिटर फर्म होगी उसका, उन दोनों के दरमियान जो है शेयर्स का जो रेशियो बनेगा उसी को हम कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन। अब आपके सामने यहाँ मौजूद है BCG मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन मार्क है, दूसरे में स्टार है, तीसरे में कैश काउ है और चौथे में डॉग है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो है इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन है, और जो वर्टिकल एक्सिस है यानी वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से, उसमें इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ है। नीचे से जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो ये उतनी ज़्यादा ग्रोथ को शो करेगा। और उल्टे हाथ पे अगर हम देखें जो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन है वो उल्टे हाथ पे अगर जाएगा तो वो उतना ज़्यादा होगा, और सीधे हाथ की तरफ वो उतना लो होगा। तो जो सबसे पहला है वो है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि जो सेल्स ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री का वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन है, जो शेयर है वो ज़्यादा नहीं है।
जबकि स्टार जो है वो एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे इंडस्ट्री की सेल्स ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ में रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन भी अच्छी होती है, यानी कि दोनों ही चीज़ें हाई होती हैं। और जबकि कैश काउ का मतलब ये होता है कि रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन तो अच्छी है लेकिन जो ग्रोथ है वो नहीं है। और जो डॉग है उसमें दोनों ही चीज़ें जो है वो लो होती हैं, यानी कि रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन और इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट। सो 4 चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। क्वेश्चन मार्क है, स्टार है, कैश काउ है और डॉग है। अब क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क क्या है, ये जो है शो करता है कि लो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन है येट कम्पीट इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, यानी कि रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन तो लो है लेकिन कॉम्पीट किया जा रहा है किसमें, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसमें कैश नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी और कैश जनरेशन जो है वो लो होगा। यहाँ पे केस लिखा हुआ है जो कि एक मिस्टेक हुई है, ये कैश है, असल में कैश जनरेशन इज़ लो। तो इसमें क्या होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसमें डिसीजन लिया जाएगा टू स्ट्रेंथन, यानी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज या तो ली जाएगी या फिर डाइवेस्ट किया जाएगा। इंटेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब जो है कंपनी जो है वो एक्सपेंड करेगी अपनी मार्केट रीच को या फिर डाइवेस्ट करेगी। डाइवेस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट की उलट, डाइवेस्ट, इन्वेस्ट, डाइवेस्ट। सो स्टार, अब स्टार क्या होता है, स्टार बताता है कि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है। एक तरफ तो रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है और दूसरी तरफ हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो भी हाई है। तो इसमें जो है वो ज़ाहिर बात है बेस्ट होंगी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़, यानी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी ग्रोथ के लिए भी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी। तो इसमें फर्म को क्या करना चाहिए, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके और स्ट्रेंथन कर सके अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, यानी बरकरार रख सके, मजबूत कर सके अपनी जो उसकी डोमिनेंट पोजीशन है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी होती है जिस तरह, या वर्टिकल स्ट्रेटजी वो। इसके अलावा इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स होते हैं जिसमें दो कंपनीज जो है वो अपने रिसोर्सेज को पूल करती हैं ताकि वो पर्पस अकम्प्लिश कर सकें एक स्पेसिफिक टास्क का। उसके बाद है कैश काउ। अब कैश काउ में क्या होता है कि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन होती है। जो मार्केट शेयर पोजीशन है वो तो बहुत अच्छी है, यानी कि जो शेयर है मार्केट का वो तो बहुत है, लेकिन कॉम्पीट होता है किसमें, लो ग्रोथ इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रोथ बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरेट कैश इन एक्सेस ऑफ देयर नीड, जनरेट कैश होता है एक्सेस ऑफ देयर नीड्स, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो है वो कैश जनरेट होता है। एंड मिल्क फॉर अदर पर्पसेस, अब जो कैश ज़्यादा आ रहा है उसको दूसरे कामों के लिए भी, दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि मेंटेन करें स्ट्रॉन्ग पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना देर तक हो सके अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है उसको मेंटेन किया जाए। और इसमें जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो होंगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि नई प्रोडक्ट लाई जाए एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, और उसके अलावा जो है कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की जाए, यानी कि नई प्रोडक्ट को ऐड किया जाए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर ताकि अट्रैक्ट किया जा सके नए कस्टमर्स को। और अगर कैश काउ जो है वो वीक पड़ जाए तो ऐसे सिचुएशन में रिट्रेंचमेंट की जाए, यानी कि डिस्चार्ज किया जाए सरप्लस लेबर को, जो कोई ज़्यादा लेबर हैं उनको ज़ाहिर बात है ले ऑफ किया जाए, और डाइवर्स टीचर भी किया जाए, यानी कि सेल ऑफ कर दिया जाए सब्सिडरी बिजनेस को या फिर इन्वेस्टमेंट को। अब है डॉग्स। अब जो डॉग होता है इसमें जो है वो ज़ाहिर बात है लो रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन होती है और कॉम्पीट भी जो है वो स्लो या नो ग्रोथ, नो मार्केट ग्रोथ होती है, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो है वो इसमें लो होती हैं। तो ये शो करता है कि वीक इंटरनल और एक्सटर्नल पोजीशन है। इसमें क्या किया स्ट्रेटजीज़ होती हैं, डिसीजन टू लिक्विडेट भी किया जा सकता है इसमें, यानी एंड अप किया जा सकता है बिजनेस को। इसके अलावा डाइवेस्ट भी किया जा सकता है, यानी कि जो मैंने पहले ही बताया था इन्वेस्टमेंट की उलट। और उसके अलावा रिट्रेंचमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि जो भी सरप्लस लेबर है, एक्स्ट्रा लेबर है, उनको जो है ले ऑफ कर दिया जाए। अब है लेक्चर नंबर 29 और 30। इसमें स्टेज 2 है, यानी मैचिंग स्टेज। तो मैचिंग स्टेज का जो आखिरी मैट्रिक्स है वो है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये एक काफ़ी पॉपुलर टूल है फॉर्मुलेट करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़, यानी कि मुतबादिल स्ट्रेटजीज़ जो है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए।
तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या डिविजन्स जो होते हैं उनको पोजीशन किया जा सकता है किसी एक क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में से। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट होंगे तो 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर पोजीशन किया जा सकता है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बेस्ड करता है दो टू इवेल्यूएट डायमेंशंस के ऊपर। पहला है कॉम्पिटिटिव पोजीशन और दूसरा है मार्केट ग्रोथ। अब ये जो मैट्रिक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिस तरह दूसरे मैट्रिक्स हैं, और इस मैट्रिक्स से मदद मिलती है ये जानने में कि हमारी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और हर क्वाड्रेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो आप देखते हैं इस मैट्रिक्स को। अब इसमें जो है वो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन बताई जा रही है, और जो वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल, उसमें जो है बताया जा रहा है मार्केट ग्रोथ, कि मार्केट ग्रोथ कितनी है। तो अगर क्वाड्रेंट 1 की बात की जाए तो जो क्वाड्रेंट 1 में कोई फर्म होगी तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेगी, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ उस फर्म को यूज़ करना चाहिए। वो है मार्केट डेवलपमेंट की पहली जो स्ट्रेटजी है। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है कि नई जो न्यू मार्केट होती है वो न्यू मार्केट सेगमेंट डेवलप किया जाता है करंट प्रोडक्ट्स के लिए। जो प्रोडक्ट्स हैं वो वही करंट होती हैं, लेकिन उनके लिए नया मार्केट सेगमेंट डेवलप किया जाता है। इसके अलावा मार्केट पेनिट्रेशन है, जिसमें जो है वो करंट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेची जाती हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही, यानी कि उसकी सेल को बढ़ाया जाता है। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि नई प्रोडक्ट या इम्प्रूविंग जो है वो बेची जाती है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। उसके बाद फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है कि वो खुद जो है वो परफॉर्म करे डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि जो आगे है, यानी कि एक तरह से प्रोडक्शन के बाद जो कुछ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके ऊपर खुद कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो ख़रीद लेती है ऐसी कंपनी को जो उसको सप्लाई कर रही होती है रॉ मटेरियल वगैरह, या फिर ख़ुद जो है वो डायरेक्टली जो है वो अगर कोई दरमियान में सप्लायर है तो उसकी जगह वो डायरेक्ट ख़ुद अपना जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको परचेज़ करना शुरू करती है। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है, फर्म जो है वो अक्वायर कर लेती है रिलेटेड बिजनेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर लेती है। उसके बाद फिर 7वें नंबर पर है कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि नई प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है, इजाफा किया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर ताकि अट्रैक्ट किया जाए न्यू कस्टमर्स। अब ये तो था क्वाड्रेंट 1। अब क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। क्वाड्रेंट 2 में मार्केट डेवलपमेंट की होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था क्वाड्रेंट 1 में वो क्या होती है। उसके अलावा मार्केट पेनिट्रेशन भी होती है क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 1 की तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होती है, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होती है। इसके अलावा जो क्वाड्रेंट 2 के अंदर कोई नई स्ट्रेटजी है वो है डाइवर्सिटीचर की। डाइवर्सिटीचर में क्या होता है, सेल कर दिया जाता है कंपनी का कोई एसेट या फिर कोई बिजनेस यूनिट को। और इसके अलावा लिक्विडेशन भी होती है। लिक्विडेशन का मतलब होता है एंड कर देना बिजनेस का। नाउ दी क्वाड्रेंट 3। अब क्वाड्रेंट 3 में जो पहली स्ट्रेटजी है वो है रिट्रेंचमेंट की। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि कॉस्ट रिडक्शन की जाती है, कॉस्ट में कमी लाई जाती है। इसमें ले ऑफ भी किया जा सकता है जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, और इसके अलावा इस के अंदर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में जो होता है वो न्यू और अनरिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो उसको ऐड किया जाता है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। और इसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी इसके अंदर होती है। अब ये जो है एक ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नई प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड किया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पे डिफरेंट होती है प्रेजेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज से। और उसके बाद फिर आया था लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन का मतलब वही एंड कर देना बिजनेस का। तो ये स्ट्रेटजीज़ हैं क्वाड्रेंट 3 की। नाउ क्वाड्रेंट 4 जो कि लास्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो पहली स्ट्रेटजी वो है कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, फिर है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, देन द कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज़ द जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ यानी कि फ़र्म जो है वो आपस में एक तरह से अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेती हैं, यानी कि मिला के यूज़ करती हैं
कुछ एक ख़ास स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, कोई ख़ास प्रोजेक्ट वगैरह को पूरा करने के लिए, कोई ख़ास टास्क वगैरह को पूरा करने के लिए। तो ये थे आपके सामने 4 क्वाड्रेंट और इनकी स्ट्रेटजीज़। सो क्वाड्रेंट 1 जो है वो, अगर क्वाड्रेंट 1 में कोई फर्म है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी एक बहुत अच्छी एक्सेलेंट उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर फर्म को जो है वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसकी करंट मार्केट के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर, और रिस्क लेना जो है वो रिस्क ले, अगर एग्रेसिवली तौर पर रिस्क ले अगर ज़रूरी हो तब। उसके बाद आया था फिर क्वाड्रेंट 2। अब क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है कि इवेल्यूएट करें प्रेजेंट अप्रोच को सीरियसली। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि इस बात को इवेल्यूशन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्यों है ग्रोइंग मार्केट के अंदर। क्योंकि क्वाड्रेंट 2 का मतलब ये होता है कि मार्केट तो ग्रो कर रही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है। और इसके अलावा हाउ टू चेंज टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि किस तरीके से जो है वो इम्प्रूव किया जाए कॉम्पिटिटिवनेस को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो वीक है। एंड रैपिड मार्केट ग्रोथ रिक्वायर्स इंटेंसिव स्ट्रेटजी। इंटेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब है कि कंपनी जो है वो उसको एक्सपेंड करना चाहिए अपनी जो है वो मार्केट रीच को। नाउ दी क्वाड्रेंट 3। अब क्वाड्रेंट 3 का मतलब होता है कि कम्पीट्स इन स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़। अब जो है वो फर्म ऐसी इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर रही है जिसकी अंदर ग्रोथ बहुत स्लो है, और ना सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है बल्कि कंपनी की पोजीशन भी वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ड्रास्टिक चेंजेस क्विकली, यानी कि बहुत तेज़ी से चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कॉस्ट और एसेट रिडक्शन होनी चाहिए, यानी कि रिट्रेंचमेंट वगैरह होनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर कॉस्ट के अंदर कमी लाई जाए। नाउ दी क्वाड्रेंट 4। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है फर्म की, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है वो स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री होती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि लेस ग्रोथ इंडस्ट्री में जब वर्क कर रही है तो उस एरिया से मूव करना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है वो स्लो ग्रोथ की है, तो डाइवर्सिफिकेशन की जो है वो ज़रूरत होती है। नाउ दी डिसीजन स्टेज, जिसमें है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, जिसको QSPM कहा जाता है शॉर्ट में। ये जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स है, इट इज़ द ओनली टेक्निक डिज़ाइन टू डिटरमाइन द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शंस। अब ये टेक्निक जो है ये कुछ इस तरीके की है, जैसे कि सपोज़ करें आपने जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जाना है। अब आपके पास जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ विच एक्शन इज़ बेस्ट फॉर यू, यानी कि प्लेन से जाना या ट्रेन से जाना, ये तमाम मुख्तलिफ जो है वो एक तरह से एक्शन है। तो कौन सा एक्शन आपके लिए जो है वो बेटर है, ये आपने जो है वो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जो है वो QSPM यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स जो है वो टूल है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन के लिए। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ का जो मुतबादिल स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब फैक्ट बेस, एंड इट बेस्ड ऑन दी आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रूशल फैक्टर्स, यानी ये बेस्ड करता है क्रिटिकल जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो की फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली। जो की क्रूशल सक्सेस फैक्टर का मतलब ये है कि की सक्सेस फैक्टर जो होते हैं, और इसमें जो है वो ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स दी गुड इंट्यूटिव जजमेंट। इंट्यूटिव जजमेंट जो है एक अच्छी इंट्यूटिव जजमेंट की जो है वो रिक्वायर करता है ये, यानी इंट्यूटिव जजमेंट से मुराद जो डिसीजन जो कि बेस्ड होते हैं किसकी ऊपर, सब्जेक्टिव फीलिंग्स के ऊपर। सो क्वांटिटेटिव प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स में क्या क्या होता है कि सबसे पहले लिस्ट किया जाता है फर्म के की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को, और लिस्ट किया जाता है फर्म के की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को। उसके बाद फिर असाइन कर दिया जाता है वेट ईच एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस होती है उसके हिसाब से उसको वेट दे दिया जाता है।
उसके बाद एग्जामाइन किया जाता है स्टेज 2 को, मैट्रिसेस, और आइडेंटिफाई किया जाता है ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग, और फिर डिटरमाइन किया जाता है अट्रैक्टिवनेस स्कोर को, देखा जाता है अट्रैक्टिवनेस स्कोर को कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव है। इसके अलावा कंप्यूट किया जाता है टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर को, और फिर जो है वो कंप्यूट कर लिया जाता है सम टोटल। एक तरफ तो टोटल कर लिया टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर को कंप्यूट के लिए, उसके बाद फिर जो सम टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर है उसको कंप्यूट कर दिया जाएगा। तो अब आपके सामने ये एक मौजूद है पूरा का पूरा मैट्रिक्स। इसमें एक तरफ दिए गए हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें इकोनॉमी है, पॉलिटिकल, लीगल या गवर्नमेंट है, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल है, कॉम्पिटिटिव है, और जो की इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं, उसमें मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और अब इसके आप सीधे हाथ पे देखें अगर फैक्टर्स के बाद, तो सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई है वो वेट लिखा हुआ है। अब इसमें हर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको वेट दे दिया जाएगा, लेकिन वेट कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि इन तमाम का जो टोटल होगा वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 को 100% कंसिडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी 1, 2 एंड 3, सो वेट दिया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव है। और उसका पता इस तरीके से चलेगा कि पहले तो जो है वो कंप्यूट किया जाएगा टोटल जो स्कोर होगा उसको, और फिर उसके बाद सम टोटल जो होगा उसके बाद। सो स्ट्रेटजी विथ मोर सम टोटल इज़ मोर फिजिबल। जब एक कोई भी स्ट्रेटजी जिसका सम टोटल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फिजिबल होगी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके अंदर जो है वो इंट्यूटिव जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और एजुकेटेड एजम्पशंस होते हैं, यानी कि जो एजम्पशंस हैं वो बेस्ड होने चाहिए एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर। एक्सपीरियंस और नॉलेज उसकी बेस्ड होनी चाहिए एजम्पशन की, एंड इट ओनली एज गुड एज द प्रीरिक्विजिट इनपुट, यानी कि ये उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा इसका जो इनपुट है उतना वो अच्छा होगा, तो उतना ही अच्छा ये होगा इसका। इसकी पॉजिटिव्स भी हैं कुछ। सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एग्जामाइंड साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली, यानी जो स्ट्रेटजीज सेट ऑफ स्ट्रेटजीज को एग्जामाइन किया जाएगा वो साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है, यानी कि एक साथ भी किया जा सकता है, और सीक्वेंस वाइज भी किया जा सकता है। एंड रिक्वायर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिनेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि पर्टिनेंट से मुराद जो रिलेवेंसी है एक्चुअली वो, यानी इसमें रिक्वायर होता है इंटीग्रेशन करना जो रिलेवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। अब है लेक्चर नंबर 31, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट इश्यूज़। इसमें सबसे पहले एक कोटेशन है जो कि दी है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की CEO ने, जिनका नाम है मेरी के एश। तो अब कोटेशन ये है, प्रिटेंड दैट एवरी सिंगल पर्सन यू मीट हैज़ अ साइन अराउंड हिज और हर नेक दैट सेज मेक मी फील इम्पोर्टेंट, यानी प्रिटेंड करें कि किसी शख्स से आप मिलते हैं और उसके गले में एक तख्ती लटक रही है जिस पर लिखा हुआ है मेक मी फील इम्पोर्टेंट, यानी मेरी अहमियत का एहसास दिलाया जाए। तो यानी कि एक तरह से ये मोटिवेशन के मुतालिक बात की जा रही है। सो कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये कि कंपैरिजन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का और इम्प्लीमेंटेशन का। तो अब अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो जो फॉर्मुलेशन है वो जो है पोजिशनिंग फोर्सेस है बिफोर द एक्शन। बिफोर द एक्शन का मतलब ये कि कंपटीशन से पहले, कंपटीशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले। जबकि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैनेजिंग फोर्सेस, यानी फोर्सेस को मैनेज करना कब, ड्यूरिंग द एक्शन, ड्यूरिंग द कंपटीशन, कंपटीशन के दरमियान एक तरह से। फॉर्मुलेशन जो है वो फोकस करती है इफेक्टिवनेस पे कि कितने इफेक्टिव हम होंगे, जबकि इम्प्लीमेंटेशन फोकस करती है एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, यानी कि कितने कम इनपुट से कितना ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जा रहा है उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। फिर फॉर्मुलेशन जो है वो इस प्राइमरीली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। फॉर्मुलेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है प्राइमरीली, यानी कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी जब बनाई जा रही होती है तो दिमाग का इस्तेमाल होता है। जबकि इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरीली जो है वो ऑपरेशनल प्रोसेस है, एक्चुअल ऑपरेशंस इम्प्लीमेंटेशन होती है। यानी कि
फॉर्मुलेशन के लिए जो है एक अच्छे जो है वो इंट्यूटिव और एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशल मोटिवेशन की और लीडरशिप स्किल्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। मोटिवेशन ज़ाहिर बात है की जाएगी और लीडरशिप अच्छी होगी तो ही जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो सकेगी। उसके अलावा फॉर्मुलेशन के अंदर फ्यू इंडिविजुअल्स के दरमियान ही कोऑर्डिनेशन हो तो फॉर्मुलेशन हो जाती है। जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जा रही होती है तो फ्यू इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन एनफ होता है, जबकि जब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो बहुत सारे लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंट की जाती है ये वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की और हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह से सब में इम्प्लीमेंट हो जाए। सो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के जो एक्शंस हैं उसमें पहला एक्शन है अल्टरिंग सेल्स टेरिटोरी। अल्टरिंग का मतलब ये कि चेंज करना सेल्स टेरिटोरी को, तो हो सकता है कि उससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। उसके अलावा ऐड करना न्यू डिपार्टमेंट, नए डिपार्टमेंट को ऐड करना, क्लोजिंग करना फैसिलिटीज़, पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ को भी बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा हायर करना न्यू एम्प्लॉयज़ को, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर है, कॉस्ट पर कंट्रोल करना। ज़ाहिर बात है हर ऑर्गेनाइजेशन का यही एम होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। चेंज करना एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज़ को, और इसके अलावा न्यू फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना। जहाँ एक तरफ क्लोज़ किया जा रहा होता है फैसिलिटीज़ को, तो नई फैसिलिटीज़ को बिल्ड करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो फॉर्मुलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन ट्रांजिशन यानी चेंज। अब जो चेंज आता है फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें चेंज शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, यानी स्ट्रेटजिस्ट से डिवीज़न और फंक्शनल मैनेजर की तरफ। उसके अलावा अब है मैनेजमेंट इश्यूज़। तो अब मैनेजमेंट इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है? तो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो मैनेजमेंट इश्यूज़ आते हैं उनमें पहला इशू होता है एनुअल ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज़ का। जो पॉलिसीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, रिसोर्सेज जो होते हैं वो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि दोबारा से स्ट्रक्चर करना, और रिवार्ड्स और इंसेंटिव्स। इसके अलावा है रेजिस्टेंस टू चेंज यानी मुखालफत होना चेंज की, मैनेजर्स एंड स्ट्रेटजी, सपोर्टिव कल्चर, कल्चर कितना सपोर्टिव है, प्रोडक्शंस ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो लेबर वगैरह है, एम्प्लॉई हैं वो, एंड दी डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग मतलब स्मॉलर द साइज़ जो है वो छोटा करना, उसको डाउन साइजिंग कहते हैं। सो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी होती है, और ये जो है इसमें तमाम मैनेजर्स जो है फर्म के शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई एक आध शख्स हो, बल्कि तमाम मैनेजर्स इसमें जो है वो शामिल होते हैं फर्म के। और एनुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिस है रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए, यानी कि बुनियाद है। उसके अलावा ये प्राइमरी मैकेनिज़्म है इवेल्यूएट करने के लिए मैनेजर्स को। ना सिर्फ ये कि एक तरफ तो इवेल्यूशन होती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी, तो एक तरफ मैनेजर्स की भी इवेल्यूशन करनी होती है। तो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्राइमरी मैकेनिज़्म होता है मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। उसके अलावा मेजर इंस्ट्रूमेंट है ये मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोग्रेस टुवर्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। और उसके अलावा एनुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल और डिपार्टमेंटल प्रायोरिटीज़। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंसिस्टेंस होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और वर्टिकल कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड स्टेट, क्या स्टेट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को? क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम। सो नाउ दी पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं, और यहाँ पे जो दिया हुआ है पॉलिसीज़ के बारे में कि पॉलिसीज़ जो है फैसिलिटेट सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स, यानी फैसिलिटेट करती है सॉल्व करने के लिए रिकरिंग प्रॉब्लम। जो रिकरिंग प्रॉब्लम होती है, जो बार बार होने वाली प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने में मदद करती हैं पॉलिसीज़। उसके अलावा गाइड करती हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो पॉलिसीज़ उसमें गाइड करती हैं। सो पॉलिसीज़ जो है वो सेट करती है बाउंड्रीज़, कंस्ट्रेंट्स और लिमिट। अब ये बाउंड्रीज़, कंस्ट्रेंट्स और लिमिट तीनों एक जैसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ़र्क ये होता है कि बाउंड्रीज से मुराद डिपार्टमेंट की बाउंड्रीज है जैसे, या फिर कोई बात की जा रही है तो उसका स्कोप कितना है वो। कंस्ट्रेंट से मुराद ये होता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ जाती हैं, मुश्किलात आती हैं वो। और लिमिट्स का मतलब होता है कि अथॉरिटी की लिमिट। अब ऐसा तो नहीं किसी के पास कोई अथॉरिटी है तो वो अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है अथॉरिटी की।
नाउ द एग्जाम्पल्स इश्यूज रिक्वायरिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज़। अब जहाँ जहाँ पे मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताई जा रही हैं। टू ऑफर एक्सटेंसिव और लिमिटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, यानी कि जो वर्कशॉप्स और सेमिनार है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए वो कितने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, इसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा टू सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। अब जो एम्प्लॉय ट्रेनिग एक्टिविटीज़ है उसको सेंट्रलाइज़ किया जाए या डिसेंट्रलाइज़ किया जाए, इसके लिए भी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ तो होगी, वो ज़ाहिर बात है HR डिपार्टमेंट करेगा वो, लेकिन उसको सेंट्रलाइज़ किया जाए या डिसेंट्रलाइज, ये पॉलिसीज़ से पता चलेगा। उसके अलावा टू रिक्रूट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कॉलेज, कैंपसेस एंड और न्यूज़पेपर। अब रिक्रूटमेंट किस तरह किया जाए, एम्प्लॉय एजेंसीज़ के थ्रू की जाए, कॉलेजेस के थ्रू की जाए, कैंपसेस के या न्यूज़पेपर के, इसके लिए भी पॉलिसीज से पता चलेगा। टू प्रमोट फ्रॉम विद इन और हायर फ्रॉम द आउटसाइड। अब अंदर के किसी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाएगा या फिर बाहर से कोई हायर किया जाएगा, यानी कोई बड़ी पोस्ट अगर खाली हुई है तो उसमें अंदर के एम्प्लॉय को किया जाएगा प्रमोट, या बाहर से किसी को हायर किया जाएगा, तो इसकी भी पॉलिसीज से जो है वो गाइडलाइन मिलेगी। उसके अलावा टू इस्टेब्लिश अ हाई सेफ्टी स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी और लो सेफ्टी स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी। अब जो स्टॉक जो है वो मेंटेन करना है, तो वो जो है कितना मेंटेन करना है उसको भी जो है ज़ाहिर बात है पॉलिसीज से पता चलेगा। टू बाय लीज और रेंट न्यू प्रोडक्शन इक्विपमेंट। अब जो नया प्रोडक्शन इक्विपमेंट आया है उसको ख़रीदा जाए, लीज पे लिया जाए या फिर रेंट पे लिया जाए, इसके बारे में भी जो है वो पॉलिसीज से पता चलेगा। अब है लेक्चर नंबर 32। इसमें सबसे पहले है रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन क्या है, ये एक सेंट्रल मैनेजमेंट एक्टिविटी है जो अलाउ करती है फॉर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, क्योंकि जब तक रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी उससे पहले जो है वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो रिसोर्स एलोकेशन ज़रूरी है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की टग ऑफ वॉर होती है रिसोर्सेज के लिए। सो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जैसे कि पैसा वगैरह, वो इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा है फिजिकल रिसोर्सेज जिसके अंदर नेचुरल चीज़ें आती हैं जैसे कि लैंड, वाटर, प्लांट्स, मिनरल, एनिमल वगैरह। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में लेबर वगैरह आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल नो हाउ वगैरह, टेक्निकल नॉलेज वगैरह, वो इसी में आ जाती है। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिसएग्रीमेंट होना, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान किसी एक या एक से ज़्यादा इश्यूज़ पे। तो डिसएग्रीमेंट होने को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। किसी भी इशू पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अब एक बात समझने की है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी अच्छा भी होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे मौजूद नहीं है तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती। उसका मतलब होता है कि इनडिफरेंस का सिग्नल देता है वो या फिर अपैथी का, यानी कि मुझे क्या ये कर लें, तो अगर ये कर रहे हैं तो मुझे इससे क्या, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट एनर्जाइज भी करता है अपोजिंग ग्रुप्स को ताकि वो एक्शन लें, और ये मैनेजर्स की भी मदद करता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सामने आ रही होती हैं, लेकिन जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी मैनेजमेंट और उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो अब 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है कि अवॉइड किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को। दूसरा है उसको डिफ्यूजन का, डिफ्यूज़ करना उसको, जैसे किसी बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को भी डिफ्यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इशू जो है उसको रेस्ट नहीं किया जाता, उसको रेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा है कन्फ्रंटेशन। अब कन्फ्रंटेशन ऐसा है जैसे कि एक मुहावरा है इंग्लिश का, कैच बुल बाय हॉर्न, यानी कि बुल को जो है उसके सींगों से पकड़ लिया जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो मार देगा। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन होती है या फिर मीटिंग होती है अपोजिंग पार्टीज़ के दरमियान। सो मैचिंग स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटजी, चेंजेस इन स्ट्रेटजी टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर कोई चेंज होता है स्ट्रेटजी में तो स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो लार्जली तौर पर डिक्टेट करता है कि हाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ विल बी इस्टेब्लिश, यानी किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ जो है वो इस्टेब्लिश्ड होंगे। और स्ट्रक्चर ही डिक्टेट करता है कि रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट होंगे, कौन से रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट होंगे और कितने होंगे।
नाउ अब आपके सामने मौजूद है चैंडलर्स स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। अब इसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, न्यू स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर्मुलेट होती है, कोई एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है, और फिर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो एमर्ज होती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, गिर जाती है, और फिर जो है वो न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश होता है। देन दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और फिर ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। अब है लेक्चर नंबर 33, इसमें है बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी टास्क होते हैं और जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको ग्रुप्स किया जाता है बिजनेस फंक्शंस के मुताबिक, यानी कि जो एम्प्लॉय की स्पेशलिटी होती है, स्किल्स होती है, रिलेटेड रोल्स होते हैं, उसके मुताबिक ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मार्केटिंग एक फंक्शन है तो उसके हिसाब से ग्रुप बना दिया एम्प्लॉयज़ का, प्रोडक्शन एक फंक्शन है तो उसके हिसाब से ग्रुप बना दिया, IT एक फंक्शन है तो उसके हिसाब से। दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें डिविजन्स बना लिए जाते हैं जोग्राफिकल बेसिस के मुताबिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब डिवीज़न है, सिंध डिवीज़न है, KP की डिवीज़न है, और बलूचिस्तान डिवीज़न है। तीसरा है हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट बिजनेस यूनिट होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, वो जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती हैं उसको एक फैमिली जो है वो हेड कर रही होती है, तो वो भी यही होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो ज़ाहिर बात है यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको जो है वो अथॉरिटी भी होती है उसके पास, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो वो हर यूनिट का रिस्पॉन्सिबल होता है वो। और जितने भी ये यूनिट होते हैं, ये यूनिट्स जो है वो हर यूनिट के अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं और अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिट जो है वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो है व्हीकल्स, गाड़ियाँ, और दूसरा यूनिट जो है उसकी प्रोडक्ट्स हैं ज्वेलरी। तो ज़ाहिर बात है हर यूनिट जो है वो बिल्कुल अलग है दूसरे यूनिट से। हर यूनिट का जो है अलग अलग एग्जीक्यूटिव होंगे और उनके पास जो है वो अथॉरिटी भी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। चौथा जो है वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्टिकली स्ट्रक्चर्ड है। वर्टिकल स्ट्रक्चर से मुराद यही कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको अपने ऊपर वाले मैनेजर्स को वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी डिफरेंट होती जा रही हैं। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो है वो ऐड हो रही है, यानी कि अब ना सिर्फ ये कि रिपोर्टिंग जो है वो सबऑर्डिनेट अपने ऊपर से मैनेजर को करेगा, बल्कि वो हॉरिजॉन्टली भी रिपोर्टिंग करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 33 तक करवाए गए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 34 से लेकर 45 तक करवाए जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।